ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने इस एक्ट का ओवरव्यू पढ़ लिया था। हम लोगों ने सेक्शन 17 पढ़ लिया था, सेक्शन 18 पढ़ लिया था। हम लोगों ने टाइम एंड प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिया था। ठीक है। देन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था कि इस क्लास के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जो आपके स्पाइरल में दिया हुआ है, प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो आपके मॉड्यूल में है बट इट इज़ नॉट कवर्ड इन योर स्पाइरल। इज इट क्लियर? तो जिस भी चैप्टर के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स गिवन इन द मॉड्यूल बट नॉट बीइंग कवर्ड बाय योर स्पाइरल, इसका मतलब है कि भाई उन टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू कवर दोज टॉपिक्स ऑल्सो। इज इट क्लियर? ओके। तो मुझे बताइए, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी रजिस्टर्ड, है ना। ओके। So now moving on to the next part, refusal to register the document by the sub registrar। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में, अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में हमने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया एंड अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू 100 रुपया या उससे ज़्यादा है, तो उन केसेस में हमें डॉक्यूमेंट्स का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है आइदर बिफोर द सब रजिस्ट्रार और द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है। नाउ application can either be made before the sub registrar or registrar. Now in case if the application is made before the sub registrar, in case if the application is made before the सब रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार ने किसी भी कारणवश अगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया, तो इन दैट केसेस और इन सच केसेस एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द एन अपील कैन बी फाइल्ड बिफोर द रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसके अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। अब इन केस अगर रजिस्ट्रार भी मना कर दे, तो रजिस्ट्रार के डिसीजन के अगेंस्ट भी अपील फाइल किया जा सकता है बिफोर दी सिविल कोर्ट। ठीक है, अब समझना ये प्रोविजन कितना आसान लग रहा है कि हमने एप्लीकेशन लगाया किसको? सब रजिस्ट्रार को। जो सब रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन रजिस्टर करने से मना कर दिया या डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया या रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने से मना कर दिया, एवं मना कर देगा, एवं मना कर देगा। तो सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार अगर मना कर रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने से, तो देर मस्ट बी अ वैलिड रीजन और देर मस्ट बी अ वैलिड ग्राउंड्स फॉर डूइंग दिस। अब वैलिड ग्राउंड्स में क्या क्या ग्राउंड्स हो सकता है? तो पहला, अगर सब रजिस्ट्रार को ऐसा लगे दैट द पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इज नॉट इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट द सेम। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? द पर्सन हु इज प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट इज नॉट entitled to present the same। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था who all are entitled to present the document for registration, either the executor or the claimant or any of their legal representative, official assignee or agent। याद है? तो if the sub registrar or registrar is of opinion that the person who is presenting the document for registration is not entitled to present the same, तो सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? रिफ्यूजल दे सकता है टू रजिस्टर अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। फिर ऐसा भी बोला जाता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करोगे ना, तो दोज डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। नीड्स टू बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड मतलब उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है, तो वहाँ पे सब रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? मना कर सकता है। या इफ अ डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, if a document is not properly executed, not properly executed मतलब either the description of property is not properly given या description of party is not being properly given, या जो भी terms है ना वो properly mentioned नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने यहाँ पे तुमको 3 ग्राउंड्स बताए।
मैंने यहाँ पे आपको 3 ग्राउंड्स बताए. ग्राउंड्स ऑन विच सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार में refuse to register a document. ठीक है. ग्राउंड्स ऑन विच सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार में refuse to register a particular document. तो पहला ग्राउंड मैंने क्या बताया? हो, हाँ ठीक है. either the application is made by a person who is not authorized to do the same. ऐसे बंदे ने एप्लीकेशन लगाया है जिसके पास एप्लीकेशन लगाने का पावर ही नहीं है. देन दूसरा, if the document is not properly executed or not properly stamped. If the document is not properly executed or stamped. ठीक है. ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? डिनाइल दे सकता है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है. नॉट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड में क्या चीजें हैं इसमें? आइदर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी और प्रॉपर्टी इज नॉट properly given. The description of the party or property is not properly given or is not properly covered. ठीक है. डन. अब मैं तुमको ना एक बढ़िया एक एग्जाम्पल देता हूँ. मुझे बताना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है. ठीक है. तुम्हारा क्या नाम है? मान्या. मान्या, तुम किससे आती हो? स्कूटी से? कभी ऑटो से, कभी? अच्छा. मान्या गिफ्टेड हर स्कूटर टू, तुम्हारी कोई बहन है तान्या? है? देखो मेरे को पहले से पता है. कजिन है? देखा, मेरे को पहले से मालूम है. आई एम ऑल्सो इन एस्ट्रोलॉजी, पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी. यस. मान्या गिफ्टेड हर क्या? स्कूटर टू तान्या. तो जब गिफ्ट दिया रहेगा तो मान्या ने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया रहेगा, है ना? मान्या ने एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया रहेगा. किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ तान्या. मान्या गिफ्टेड हर स्कूटर टू तान्या थ्रू अ गिफ्ट डीड executed on 3rd of October 2023, है ना? बट शी डाइड. कौन? मान्या. मान्या. बट शी डाइड. कौन? मान्या. बिफोर getting the gift deed registered
इन फेवर ऑफ तान्या। अरे बात समझ में, जैसे उसने गाड़ी की चाबी पकड़ाई ना, ऐसे तक से प्राण निकल गए। किसके? मान्या के। वेरी गुड। लेटर ऑन, लेटर ऑन मतलब 4-5 दिन के बाद तान्या आती है, स्कूटर का चाबी मांगती है इसके घर वालों से, ठीक है। और वो गिफ्ट डीड बताती है किसको? मान्या के घर वालों को। और बोलती है कि स्कूटर का चाबी दे दो, अच्छी स्कूटर हुआ मेरा। अब घर वाले पहले से दुखी थे, उनको और गुस्सा है कि ऐसे टाइम पे भी ये गाड़ी की चाबी मांगने आ गई बेशरम लड़की। कौन? तान्या। घर वालों ने स्कूटर की चाबी देने से मना कर, क्योंकि एक बार मान्या घर पे पढ़ रही थी सेक्शन 70। तो घर वालों ने, ऐसा होता है ना कि अपन कुछ पढ़ रहे होते और बोल बोल के, और कोई निकल रहा वहां से सुन लिया, घर वालों के कान पे पड़ा। एनी गिफ्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस रिक्वायर्ड टू बी कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। तो क्या यहाँ पे तान्या को ओनरशिप इन दी स्कूटर पास होगा? एज इट इज नॉट ड्यूली रजिस्टर्ड। ट्रांसफर होगा, whether ownership is transferred through the gift deed which was executed on 3rd of October। क्या लगता है, बोलो? नहीं, गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है। क्या यार, तुम लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 17 में क्या पढ़ा था तुम? इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्कूटर मूवेबल है, इमूवेबल है? वेरी गुड। स्कूटर मूवेबल है ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड इज नॉट मैंडेटरी, है ना। तो क्या स्कूटर की चाबी मिलेगी तान्या को? आंसर इज यस। भाई मैंडेटरी नहीं है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया ना। स्कूटर की चाबी मिली, स्कूटर पे वो बैठी और वहां से चलती गई। इज इट क्लियर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा है वो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। यहाँ पे क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या था बेटा? ऑप्शनल, है ना। मुझे मालूम है, तो भांग खा करके बैठे रहते बच्चे। कोई खैनी खा के बैठा है, कोई भांग खा के, कोई कुछ गंदी चीज पी के बैठा है सुबह सुबह। जो मन में आए बोल दो। डन? बोलिए। डन विद दिस? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन कहाँ देना पड़े? पहले कहाँ देना पड़े? सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, भगा दिया, किसके पास जाना पड़े? रजिस्ट्रार ने भी मना कर दिया, किसके? ठीक है। If a sub-registrar refuse to register a document, he shall record his reasons for such order and endorse the word registration refused on the document. But if the registrar has refused the registration on the ground that the property is not situated at his sub-district, he is not required to record the reason for refusal। क्योंकि उसके अगर उसके सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी लोकेटेड ही नहीं है तो उसके पास क्या नहीं है? अथॉरिटी ही नहीं है टू गेट द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी जो उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। बात समझ में आ रही है क्या? एक लैंड जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहा है, क्या वो अजमेर में रजिस्टर हो सकता है? उसका ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। Then the person who applies for registration can ask for the reasons for refusal in writing and no fees is chargeable for such copy।
कोई दिक्कत? रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी और एनी अदर एक्सट्रानियस रीजन। मैंने बोला था कि अगर आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हो तो इट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली स्टैम्प। मान लो कि अगर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं भी किया गया तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी रिफ्यूज, तो वहाँ पे सब रजिस्ट्रार विल आस्क द एप्लीकेंट टू पे द remaining amount of stamp duty, and then it can be it can be registered by the registrar. Is it clear? बोलिए। फिर मैं चाहूंगा सारे बच्चों से कि आप ये और ये पढ़ लीजिए और ये भी पढ़ लीजिए। प्लीज रीड इट। डन सारे बच्चे? हाँ, देखिए अब मैं तो तुमको एक लाइन लिखो। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा कि हम जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कर रहे, क्रिएट कर रहे, असाइन कर रहे, लिमिट कर रहे, एक्सटिंग्विश कर रहे, रिलिंक्विश कर रहे, कुछ ऐसे पढ़े थे। उन केस में अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहा था? नहीं, हमको क्या पे करना पड़ रहा था? वेरी गुड, क्या पे करना पड़ रहा था? रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? वो रेवेन्यू किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, है ना? वेरी गुड। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पे जो पैसा कलेक्ट हो किया जा रहा है दैट बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट, है ना? मोस्ट स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सोचना, तुम लोगों ने सुना है कि गवर्नमेंट ने किसी की जमीन अक्वायर कर ली। तुम कहाँ रहती हो? अजय नगर। मान लो कि अजय नगर से गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है, कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और जो कहाँ से होकर के निकल रहा है उसका रास्ता पूरे अजय नगर से होकर के निकल रहा है, तेरा घर भी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं और बोलते हैं कि हमने ऐसा सा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, इसमें तेरा घर जाएगा। इसको अगर ये बोलते हैं तेरे को, ठीक, तुमको बहुत बुरा लगेगा ना, घर चला जाएगा तो बुरा तो लगेगा। यू स्टार्टेड क्राइम, ठीक है, यू आर अ वीक हार्टेड पर्सन। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है उसने बोला कि अरे रो मत रो मत रो मत, जो जो तुम्हारा घर जा रहा है यहाँ पे उसके लिए हम तुमको क्या देंगे? क्या देंगे? कॉम्पेंसेशन। तो मानिए पूछती कि कितना है कॉम्पेंसेशन, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हैं कि देखो तुमको 5 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो ये बेचारी जो रो रही थी ना, ऐसा आंसू पोछा है एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो यहाँ पे मान्या क्या कर रही है मालूम है? मान्या
प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही है, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, मानिए प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर रही है? मान लो ये गवर्नमेंट है, ये जो बॉक्स है ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सिमिलरली एक ये बंदा है मिस्टर एक्स, ये ना सड़क पे रहता है, इसके पास रहने के लिए ना घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, ठीक है, पहनने को कपड़े नहीं है। कौन? ये बंदा। क्या नाम है इसका? मिस्टर एक्स। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ना घर बनवा करके दिए। होता है ऐसा, देखा है तुम लोगों ने? इन लोगों को गवर्नमेंट ने घर बनवा के दिया है काफ़ी सारे स्कीम्स के तहत। अपने यहाँ पे भी पंचशील के थोड़ा सा आगे आप चले जाओ तो ऐसे घर बना करके दिए हुए हैं जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, तो पता है ये लोग क्या करते हैं? ये बिलो पॉवर्टी में आते हैं तो गवर्नमेंट ने घर बना करके दिया, दे स्टिल यूज टू स्टे ऑन रोड्स, और ये घर को रेंट पे दे देते। प्योरली बिजनेस। हाँ तो भाई देखो, अभी गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, ये घर दिया है ना, ऐसे बोल के दे देंगे ये तेरा घर, ये तेरा घर, ये तेरा घर, ऐसे होगा क्या? नहीं। यहाँ पे भी क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे भी? डॉक्यूमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देखो यहाँ पे पहले केस में हमने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, है ना? तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, क्या उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना चाहिए? ये तो वही वाली बात हो गई ना, खुद पैसा निकाल करके खुद ही रख रहे। यस सुनो, दूसरे केस में गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स, क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया देना चाहिए? आंसर इज नो। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो फॉर ट्रांसफरिंग एनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, तो वहाँ पे नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज पेएबल। Similarly, any document executed by the government for transfer of immovable property जिसका वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा, तो वहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेएबल। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे एक कंक्लूजन, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट is not required to be compulsorily registered under this act, is not required to be compulsorily registered under this act। ठीक है सर? फिर एक और पैराग्राफ लिख लो, सम ऑफ द प्री रिक्विजिट्स, या यहाँ पे जो तुमको लास्ट पेज दिया हुआ है ना बुक के अंदर, ठीक है, लिखा है, देखो, सम ऑफ द प्री रिक्विजिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सम ऑफ द प्री रिक्विजिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लगाते हैं एप्लीकेशन तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, तुमको याद है तुम आंसर्स जब लिखते हो तो बहुत सारी कटिंग्स करते हो, मैं तुम्हें मना करता हूँ कटिंग्स करने के लिए, है ना? तुम्हारी आदत इतनी बुरी लग सकती है कि जब तुम ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट करो तो वहाँ पे भी क्या कर दो, क्या कर दो, बोलो?
कटिंग कर दो, या दो वर्ड्स के बीच में ज़्यादा बड़ा ब्लैंक लगा दो, या कुछ लिख करके मिटा दो। कुछ लिख करके मिटाते तो नहीं है, या तो स्पेस ज़्यादा कर देते हैं या कोई वर्ड लिख करके काट देते हैं। तो क्या किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में ऐसा किया जा सकता है? आंसर इज नो। अगर किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट में आप ऐसा करते हो तो इट मे चेंज द कंटेक्स्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट। पहले लिखा फिर काटा। तो अगर कोई चीज़ मैंने लिख करके काट दिया, पहले तो मना किया गया कि ऐसा मत करो। दो वर्ड्स के बीच में ज़्यादा बड़ा गैप छोड़ दिया, मना किया गया कि ऐसा मत करो। ठीक है, या कोई ऑल्ट्रेशंस किया, तो उन सभी केसेस में हमको अटेस्ट करना पड़ता है। अटेस्टेशन मतलब वहाँ पे साइन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक लाइन मैंने लिखा, एक लाइन में 4 वर्ड लिखा, और ये वर्ड लिख करके मैंने काट दिया तो इसकी जगह पे दूसरी चीज़ लिखा मैंने, यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा। जो दूसरा वर्ड लिखा उस वहाँ पे मेरा सिग्नेचर होगा, मतलब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि मेरे प्रेजेंस में ये हो रहा है। नहीं तो तुम सोच के देखो ना कि एक लाइन है, मतलब समझो एक वर्ड यहाँ लिखा है और एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, बीच में इतना बड़ा स्पेस है। यहाँ पे कोई नए वर्ड्स एंटर हो सकते हैं, और सिर्फ एक वर्ड एंटर करके द एंटायर इंटरप्रिटेशन कुड बी चेंज्ड। इज इट क्लियर? तो पहला प्री रिक्विजिट लिखो अटेस्ट। अटेस्ट का मतलब समझते हो? वेरीफाई करना, साइन करना, ऑथेंटिकेट करना। अटेस्ट एवरी, लिखो अटेस्ट एवरी ब्लैंक्स कॉमा इरेजर्स। इरेजर्स मतलब समझते हो? बोलो गूंगे बच्चों, मत बोलो, लिखो अटेस्ट क्या, एवरी ब्लैंक्स कॉमा इरेजर्स एंड alterations made in the doc। तुम लोग डॉक नहीं लिखोगे, तुम लोग लिखोगे डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट लिखो फुल एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी गिवन। ठीक है बेटा, एक तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टी अपन कवर कर रहे डॉक्यूमेंट में उसका क्लियर एंड फुल डिस्क्रिप्शन दे। तीसरा, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड, सच डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 4 months ऑफ, विद इन 4 months कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मानेंगे डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बोथ द पार्टीज। However, however, will can be presented for registration at any point of time। will को कभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है ना, क्योंकि will का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, will का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट लिखिए, डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन must be presented, document for registration must be presented before the competent रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, मतलब उसी सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के पास पेश करिए जिसके पास अथॉरिटी है टू रजिस्टर सच डॉक्यूमेंट, या जिसके, सॉरी,
जिसके जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी फॉल करता है ना। नेक्स्ट, और किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? वेरी गुड, लिखो, इट मस्ट बी प्रॉपरली dated, signed and stamped। ठीक है, और क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ऑथोराइज्ड पर्सन मस्ट प्रेजेंट दी डॉक्यूमेंट, है ना। ओनली हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट प्रेजेंट इट, यही है ना, लिखिए, ऑथोराइज्ड पर्सन शुड प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन शुड प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेस एंड प्रूफ, लिखो, एक लाइन और लिख लो बस, एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ द and witnesses, address and proof of the parties and witnesses must be, address and proof of the party and witnesses must be properly, या must be clearly mentioned, must be clearly mentioned। ठीक है सर, डन विद दिस, ओके। तो इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट हो जाता है खत्म। का मतलब होता है ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो फाइनली जो फैसला आता है ना, जो डिटरमाइन करता है किसी भी पर्सन का राइट या किसी भी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटीज अंडर एनी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उसको अपन डिक्री बोलते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, जब तुम लोग मॉड्यूल खोलते हो ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट खोलते हो, तो उसमें ना तुमको प्रोविजन दिए हुए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड भी। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते समय आप वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के जितने भी रेलिवेंट प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने कवर किए। मेरी बात समझ में आ रही क्या? रजिस्ट्रेशन एक्ट के जितने भी रेलिवेंट प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। क्लियर? सो विद दिस योर रजिस्ट्रेशन एक्ट गेट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास है आपका दोपहर में, है ना। इन दैट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।